Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. Good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a rotational motion. इसके पहले पार्ट में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसके बेस पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे। अब रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट कर दिया है और उसके बीच में दोनों के बीच में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है उसका मैंने डिस्कशन किया था। वीडियो अपलोड आज हो जाएगा, लास्ट लेक्चर का और आज का दोनों का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमने डिस्कस किया था और कुछ फिलोसॉफिकल टच में मैंने तो आपको याद रखने का टेक्निक बताया था और फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट्स से कैसे आपको याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि हम यहाँ पे क्यों क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कुछ क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करने के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज होगा ये चैप्टर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज सीखी थी, रोटेशनल मोशन में दो चीज सीखी थी। एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था कि भाई जो कोई बॉडी अगर रोटेट हो रहा है तो वो जो एंगल कट कर रहा है वो कुछ टाइम इंटरवल, कोई पर्टिकुलर हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, तो वो टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल के अंदर जो रोटेशन होगा, जो एंगल ट्रैवल होगा, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया? वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी गंदी बात। क्या होगा? Angular velocity. more precisely it should be a average angular velocity. तो अब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आपको पता है कि वो एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड है। तो अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर ले और डी थीटा बाई डी टी लिख दे, डी थीटा बाई डी टी, तो दैट विल बी गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। अभी तो स्पीड ही बोलेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे डायरेक्शन को असाइन नहीं किया है, तो ये एंगुलर स्पीड है। तो ये एंगुलर स्पीड क्या था वो हमको पता है, उसका जो यूनिट है वो रोटेशन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड, और उसको रोटेशन पर मिनट भी कभी कभी इसका यूनिट लेते हैं। आपने कभी देखा होगा आरपीएम, आरपीएम सुना होगा आपने, कोई मोटर या Yes, sir. तो वो आरपीएम क्या है वो अब जाके आपको पता चला फ्रेंड्स, व्हाट इज Yes, sir. वो जो आरपीएम है वो कोई और नहीं है, वो एंगुलर स्पीड का ही यूनिट है। और फिजिक्स के अंदर है ना, हम आरपीएम ने सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यूनिट आरपीएम दिया है तो वो यहाँ पे इसके हिसाब से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 आरपीएम का मतलब ऐसा हुआ 1 रोटेशन पर मिनट। तो इस हिसाब से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कोई बताएगा रोटेशन का मतलब, एक रोटेशन होगा तो कितना एंगल ट्रैवल होगा? 360. 2 पाई रेडियन नहीं चलेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी अ 2 पाई रेडियन, और अपॉन मिनट के बदले क्या आएगा? 60 सेकेंड। सो दैट इज व्हाई आई कैन से इट शुड बी अ 1 rpm, that is a 1 revolution per minute, 1 rotation per minute is equals to pi by 30 radian per second. Is that clear friends? Yes, sir. आरपीएम Yes, दिया sir. हुआ है आरपीएम, तो उसको हमको कभी कभी उसको रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एंगुलर स्पीड के बारे में हमने डिस्कस किया। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो हमने डिफाइन किया वो कोई एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया, बट मैंने आपको बताया था कि भाई जो रिजिड बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है कि सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो इसके पोजिशन इनवैलिड होते हैं। तो कोई एक पार्टिकल अगर घूमेगा तो पूरे बॉडी को घूमना पड़ेगा। मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक पार्टिकल का है, दैट इज नॉट जस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, इट इज आल्सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Whole body. All bull. body. So that is also the angular displacement of the whole body. So and that is why the angular displacement and angular velocity, if you define for one particle only, but it will not be only for the one particle, it will be for the whole Body. System.
और बॉडी. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम एंगुलर स्पीड के साथ डायरेक्शन को असाइन कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? Angular velocity. हाँ, एंगुलर स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन असाइन करते हो तो वो क्या हो जाएगा भैया? Velocity. वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी. तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कौन सा डायरेक्शन असाइन करेंगे हम? डायरेक्शन कौन सा? आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन असाइन करना चाहिए, बट कौन सा डायरेक्शन असाइन करें? तो आपको क्या करना है कि वहां पे राइट हैंड स्क्रू वापस से लगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल जो है ना वो अलग है, और यहाँ का राइट हैंड रूल कुछ अलग है. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्क्रू लेना है और स्क्रू को किसके पैरेलल अरेंज करना है? तो जो Rotation axis के. हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके पैरेलल. और जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू को भी रोटेट करना है. So you have to rotate the screw in the same manner as the body is rotating. So the advancement of a screw will get you the direction of angular velocity. तो ये जो स्क्रू का जो आप जब जैसे बॉडी रोटेट होती है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू को रोटेट करना है. तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? तो सर उसका डायरेक्शन ऊपर या नीचे ही आएगा ना, मतलब? हाँ वो आएगा डेफिनेटली. वो दैट विल बी पैरेलल टू द, दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो ऊपर नीचे ऐसा नहीं कह सकते, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आ सकता है. सपोज पेडेस्ट्रियल फैन ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टूड? Yes, sir. वो ऐसा नहीं कह सकते ऊपर नीचे, बट ऐसा कह सकते हैं कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आएगा. Is it okay, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, question is write down the question number 14. I'm talking about the question number 14. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. So क्वेश्चन ऐसा है कि राइट डाउन द राइट हैंड स्क्रू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. वो हमको पहले से ही पता है. ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करने का रूल तो हमको पहले से ही पता है. और यहाँ पे एस्टैब्लिश द वेक्टर रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो इसका सॉल्यूशन, तो मुझे क्या चीज़ करना है यहाँ पे? 3-4 चीज़ है. तो पहले तो हमको राइट हैंड स्क्रू लो लिखना है. तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको पहले से ही पता है. क्या लिखना है उसमें कि भाई वी हैव टू पुट द स्क्रू पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वी शुड रोटेट द स्क्रू इन द सेम मैनर एज द बॉडी इज रोटेटिंग. द एडवांसमेंट ऑफ अ स्क्रू विल गेट यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो दैट इज द रूल. अब हमको पहले से ही पता है कि स्केलर रिलेशन, तो हमको पहले से ही पता है. स्केलर रिलेशन between angular velocity omega and linear velocity v. वो आपको पहले से ही पता है. बताओ मुझे क्या होना चाहिए रिलेशन? हमने 4th चैप्टर में ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. v एंड ओमेगा के बीच में रिलेशन याद है किसी को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद की थ्योरी में हमने ये सब किया हुआ है. याद है किसी V is equal to R omega. R omega. आर ओमेगा. बट इट इज जस्ट अ स्केलर रिलेशन. अब मुझे क्या करना है? वी वांट टू Vector relation. एस्टैब्लिश बोलो क्या करना है? वेक्टर रिलेशन. Relation. चलो मुझे वेक्टर रिलेशन फाइंड करना है.
तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, हम है ना कोई एक रोटेटिंग बॉडी हम ध्यान में लेते हैं और उसके लिए ये वी आर एंड ओमेगा को पहले समझते हैं और उसके बाद कुछ समझेंगे। बट मुझे ये बताओ फ्रेंड्स कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब माने जाएंगे? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है। वेरी गुड। जब दो चीज उसका सेम हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज अगर सेम हो जाएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर है। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये बराबर है? आपको पता है ये चीज? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अब ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास एक कोई डिस्क जैसा कोई, जैसे आपका शूज है या ऐसा कोई बॉडी है, जो बॉडी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, 3 डायमेंशनली। कैन यू इमेजिन? ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। मेरे सामने देखो, आर यू एबल टू अंडरस्टूड? एज ए हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और उसको वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं। कोई वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब ये रहा उसका एक्सिस, दिस इज द vertical axis and we are rotating this body with respect to the vertical axis. इसके रिस्पेक्ट में हम रोटेट करते हैं और मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पूरा डिस्क जो है उसका कोई ये पार्टिकल है। जब हम ये बॉडी को रोटेट करेंगे तो मुझे ये बताओ कि पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर। परफेक्ट। पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। वही तो डेफिनेशन है किसका? रोटेशनल मोशन का, कि भाई if all the particle of a body performs the circular motion and the center of the circle lies on the same imaginary line axis, then it is said to be a rotational motion. So this particle is going to perform the सर्कुलर मोशन। तो उसका जो सर्कल है ना वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। उसका सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये जो पार्टिकल जो है उसका सर्कल कुछ ऐसे फॉर्म होगा। आर यू एबल टू थिंक? और पूरा बॉडी घूमेगा तो वो जो पार्टिकल जो मैंने ध्यान में लिया हुआ है, जो मैंने कंसिडर किया हुआ है, वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो उसका सर्कल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो और ये इस डायरेक्शन में उसका सर्कल फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। जैसे मैंने जो एरो ड्रॉ किया है ना उसी डायरेक्शन में उसका रोटेशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यहाँ तक आपको समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब मैं अगर पार्टिकल को एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर आर। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो उसका वेक्टर आर है। दिस इज द वेक्टर आर, ये वाला, ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया ना वो। अब मुझे ये बताओ कि वेक्टर वी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है किसी को पता है? कोई माइका लाल या माइकी लाली जिसको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रॉन्ग। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। Tangential. हाँ, जो बंदा ये डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोला ना वो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि अब जब आप टाइम इंटरवल कम करते जाते हो तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल आ जाता है। तो फाइनली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? टेंजेंशियल। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट में कैसे ड्रॉ करूँ, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? देखो ये जो सर्कल है वहां पे मुझे टेंजेंट है, बाहर की तरफ। मैं अंदर की तरफ ड्रॉ करूँ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। अच्छा, एक बार देख लो कि बॉडी किस हिसाब से घूम रहा है, पहले वो देख लो। पार्टिकल का रोटेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलर मोशन कैसे है वो देख लो, और अंदर की तरफ। वो सर्कल कैसे ट्रैवल कर रहा है वो पहले देख लो। फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या बाहर आएगा या अंदर आएगा। अब देखो, अब सोच के बताओ कि टेंजेंट मुझे कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहिए? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। देखो ये जो एरो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एरो अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो वो अंदर जाएगा ना उसका टेंजेंट। आया बात समझ में? यस सर। तो ये वैसे अंदर की तरफ है बट 3 डायमेंशनली तो मैं बता नहीं सकता आपको 3D व्यू। तो ये आपको सोचना है कि ये ऊपर की तरफ साइड नहीं जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? अंदर की साइड है सर। क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर हो गया। चलो
अब मुझे ये बताओ, देखो हमारे पास 3 वेक्टर है, एक v वेक्टर है, एक r वेक्टर है, एक ओमेगा वेक्टर है। तो वेक्टर v तो बता दिया, वेक्टर r का भी खत्म हो गया, वेक्टर ओमेगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन आपको पता है कैसे करना है, राइट हैंड स्क्रू लो आपको, यू हैव टू पुट द स्क्रू पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और स्क्रू को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल प्लेस करो और घुमाओ उसको, तो वो कहाँ पे जाएगा स्क्रू? बाहर की तरफ निकलेगा मतलब वो। अरे नहीं, बाहर की तरफ कैसे निकलेगा यार, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, उसके पैरेलल होगा ना उसका डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही हो सकता है ओमेगा का डायरेक्शन। वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप स्क्रू को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल प्लेस करो और फिर उसको रोटेट करो, जैसे बॉडी रोटेट हो रहा है, तो वो स्क्रू का एडवांसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? स्क्रू कैसे ऊपर डायरेक्शन। ऊपर जाएगा। हाँ ऊपर जाएगा ना फ्रेंड्स, देखो सोचो आप, तो जैसे बॉडी रोटेट हो रहा है, अगर आपको राइट हैंड स्क्रू वो नहीं करना है तो आपको राइट हैंड थंब रोल भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अगर राइट हैंड स्क्रू पता नहीं चल रहा है तो एक काम करो, राइट हैंड थंब ले लो। तो आप एक काम करो, आपके फिंगर को वाउंड करो, किस डायरेक्शन में फिंगर को, राइट हैंड लेना है आपको, लेफ्ट हैंड नहीं लेने का है, राइट हैंड लेने का। तो राइट हैंड लो और आपके फिंगर को वाउंड करो, कौन से डायरेक्शन में वाउंड करोगे आप, जैसे बॉडी रोटेट होता है, तो वाउंड योर फिंगर, राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो आपका थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, देखो तो, अपवर्ड। upward, so that will be the direction of ओमेगा। ओमेगा। तो ये ओमेगा का डायरेक्शन आया, बात समझ में? सर। चलो अरे ये चीज समझ में आया सबको? यस सर। देखो, Yes, sir. अभी कोई बोल रहा था कि ओमेगा का डायरेक्शन बाहर आएगा अंदर जाएगा। अरे भाई मैंने समझाया आपको कि ओमेगा का डायरेक्शन ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में ही हो सकता है। तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, तो उसके पैरेलल में मतलब ऊपर या नीचे हो सकता है, बट अंदर बात हो ही नहीं सकता प्लेन के, ऊपर या नीचे हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में ही होगा, अंदर बात तो कैसे आएगा? तो ये बात समझ में आया सबको? यस सर। Yes. ओके, तो अब मुझे दो चीज करनी है, मुझे मैग्नीट्यूड करना है, मुझे डायरेक्शन करना है। अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, है ना, पहले ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर साइन थीटा होगा। यस सर। यस और नो? अब मुझे ये बताओ Yes, कि sir. ओमेगा एंड वेक्टर आर के बीच में एंगल कितना है? ये आपका वेक्टर आर है, ये रहा, दिस इज योर वेक्टर आर। 90 डिग्री। हाँ, दिस इज द वेक्टर ओमेगा, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो Pi क्या by होता 2. है? साइन 90 क्या होता है? 0. 1. 1। अल्लाह, साइन 90 कौन जीरो बोला? साइन 90 1 होता है, 1। 1। तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v हो गया? देखो तो, ये v का मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा आर और आर ओमेगा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड तो डन हो गया, डन हो गया। अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं। चलो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। देखो मैं थोड़ा यहाँ पे राइट साइड की तरफ अलग से बता रहा हूँ, ये आपका आर का डायरेक्शन है और ये ओमेगा का डायरेक्शन है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू लो, याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड स्क्रू याद करो। यू हैव टू पुट द स्क्रू perpendicular to the plane formed by vector A and vector B, and you should rotate the screw from A to B if you want to make the cross product of A cross B। यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर है, तो आपको कहाँ से कहाँ पे स्क्रू को रोटेट करना पड़ेगा? ओमेगा से आर के तरफ। तो ओमेगा से आर के तरफ पहले तो एक काम करो, स्क्रू को इस प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, ये पूरा जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर स्क्रू प्लेस करो। प्लेस किया ये प्लेन, ये जो पूरा प्लेन बन रहा है तो उसके परपेंडिकुलर स्क्रू को प्लेस करो, और यू शुड रोटेट द स्क्रू फ्रॉम ओमेगा टू आर बिकॉज यू वांट टू फाइंड द ओमेगा क्रॉस आर। तो आप ये ओमेगा टू आर स्क्रू रोटेट करोगे तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो? अंदर की तरफ। कौन से डायरेक्शन में जाएगा?
अंदर की तरफ डाउनवर्ड, साइड अंदर डाउनवर्ड कैसे बोल, इसको डाउनवर्ड थोड़ी ना बोल सकते हैं, अंदर अंदर सर मतलब सर अंदर की साइड, इनवर्ड बोल सकते हैं, डाउनवर्ड नहीं। इनवर्ड इनवर्ड। तो क्या वो वेलोसिटी वेक्टर भी इनवर्ड था? यस सर। यस एग्जैक्टली। तो फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू लो, फ्रॉम राइट हैंड screw law, it is found to be inward. That is in which direction? इनवर्ड Tangential direction. Can I say this as? And that is also the direction of vector v. Yes or no, friends? यस सर तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों रिजल्ट प्रूव हो रहा है। कौन कौन से दो रिजल्ट? मैग्नीट्यूड भी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मिला और डायरेक्शन भी वेक्टर v का ही डायरेक्शन मिला। तो अब जाके हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम है, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। कौन से दो वेक्टर? तो कौन से दो वेक्टर? तो एक तो ओमेगा क्रॉस r वाला वेक्टर और दूसरा वेक्टर v। तो नाउ वी कैन से दैट द वेक्टर रिलेशन between the omega and r is equals to v is equals to omega cross r, and remember that will not be equals to r cross omega, because in the cross product the order is important. A cross b does not equals to b cross a. Is it okay friend? सर बोलो सर इसमें ये रोटेशन वाला है ना, वो पता नहीं चला सिर्फ कौन कि सा? ये ओमेगा से आर घूम रहा है ना, तो आर से ओमेगा कैसे नहीं घूमेगा वो पता अरे नहीं। हम क्या फाइंड कर रहे हो, मुझे ये बताओ। we wants to find the direction of r cross omega या omega cross r? ओमेगा, हाँ पता चल गया पता चल तो गया, फिर कहां से कहां पे स्क्रू को घुमाना पड़ेगा? ओमेगा से आर। हाँ, that's it. Is that clear to you friends? सर Yes, sir. तो फाइनली फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2, दो रिजल्ट कौन कौन से? तो मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो अगर ये दो चीज अगर सेम हो जाएगा तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा। तो वो सेम किया मैंने, बट याद रखो आपको बोलने की ऐसी मतलब एक मेथड हो जाती है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट वेक्टर फॉर्म में v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा नहीं है। क्या है भैया? Omega and ओमेगा क्रॉस आर है, दैट इज टू बी नोटेड। तो क्या फ्रेंड्स ये थ्योरी आपको समझ में आया? yes, sir. यस सर So very interesting. We got. हाँ, किसी को कुछ पूछना है? So very interesting thing. We got the relation between the vector v and vector omega. चलो और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये 14 थ्योरी आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये अगर डिस्कस ना करें तो भी चलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं भैया? वेलोसिटी अपॉन देखो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये नहीं मजा आएगा ये। Change in velocity upon time. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यू गेट द एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात। तो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी The change in the. So friends, let at t is equals to 0 instance, angular velocity is omega, and at t equals to t time, at t is equals to t time, the angular velocity is omega, and t equals to t plus delta t interval time, that is after delta t time interval. डी ओमेगा। Suppose angular velocity is omega plus delta omega. So in the delta t interval time,
What is the change in velocity? कोई बताएगा मुझे? ओमेगा था और फिर बना ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा ओमेगा. Delta omega. So now according to the definition, average angular acceleration उसको अल्फा एक्सल, देखो एक्सेलरेशन का सिंबल ए है बट एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा है. So alpha is equals to change in the angular velocity upon the time interval. So this is the equation for the Angular acceleration. angular acceleration. तो फ्रेंड्स हमको पता है कि ये एवरेज में मजा ही नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? Instantaneous. For Delta t tends to 0. delta t tends to 0, instantaneous angular acceleration अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए भैया? Omega by dt. डी ओमेगा बाई डी टी. चलो ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. Yes, तो sir. फ्रेंड व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज अ रेडियन पर सेकंड. तो क्या हो जाएगा? Radian per second square. और वी कैन ऑल्सो से इट इज अ रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर एज वेल. चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? इन द डायरेक्ट, कोई बताएगा सोच के? Direction of velocity. इन द डायरेक्शन ऑफ, Angular velocity. नहीं, गंदी बात. Change in velocity. हाँ अब बराबर है. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. And that is also always parallel to the axis of rotation. For fixed axis of rotation, हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे axis of rotation चेंज नहीं हो रहा है. For fixed axis of rotation. तो ये हुआ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. तो ओमेगा वैसे क्या होता है? तो बोले डी थीटा बाई डी टी होता है. तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, भी इसको लिख सकते हैं. इसको डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं. चलो ये दैट इज द शॉर्ट नोट ऑन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओवर. तो क्या चीज ये आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. अब हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी अच्छे से डिफाइन कर दिया. कोई मुझे बताएगा विच 3 क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? देखो ट्रांसलेशनल मोशन में कौन से 3 क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर पूरा मोशन डिपेंडेंट है, जिसके द्वारा सारे मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बोले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो रोटेशनल मोशन में कौन से 3 क्वांटिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर? Angular velocity. Angular displacement, angular velocity, and angular velocity and angular acceleration. और एक acceleration. हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, सही बात. और एक चीज, जब कोई बॉडी रोटेट होता है तो उसके सारे पार्टिकल एक साथ रोटेशन में आएंगे. तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई एक ही पार्टिकल के लिए अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर ले
तो that will not be for that particular single particle, that will be for the whole system. whole body. तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो कोई एक पार्टिकल के लिए अगर फाइंड करते हैं तो भी वो पूरे बॉडी के लिए वो डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। चलो, क्या ये चीज़ आपको पता चला? इसीलिए तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, रोटेशनल काइनेमेटिक्स का ये जो these three quantities are the base quantity, these three quantities are the base quantity for the rotational kinematics, and that is why they are known as the variables of the rotational kinematics. तो ये जो तीन क्वांटिटी है वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बेसिक क्वांटिटी है, दे आर द मेन क्वांटिटीज। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे, देखो ये रहा, what are the variables of the rotational kinematics? I'm talking about the question number 18. I'm talking about एक मैंने क्वेश्चन अभी स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी मैंने स्किप किया है, 17 तो SQ है, क्वेश्चन 18 देख लो। तो which quantities are the called the variables of the rotational kinematics? तो मैंने बताया ना आपको कि ये जो थीटा, that is angular displacement, omega angular velocity and alpha angular acceleration are the variables of the rotational kinematics. मतलब उस ये तीन क्वांटिटी पे ही पूरा रोटेशनल डायनामिक्स डिफाइन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या ये एमसीक्यू लिए है? ये एसक्यू एमसीक्यू के लिए है। ओके, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, एक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द 4 मार्क। तो अभी मुझे ये बताओ कि थोड़ी देर के पहले मैंने किन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव किया था? अभी velocity and angular velocity. Velocity. लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करेंगे? एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरी गुड। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी 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 गुड। Okay, so the question is, derive relation between linear acceleration and angular acceleration। तो फ्रेंड्स, हमको जो पता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सो हमको क्या लास्ट में हमको क्या पता चला था, हमको क्या मिला था? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एज वी नो relation between linear velocity and angular velocity is, चलो क्या मिला था मुझे? Vector V is equal to vector W into vector R. It is not the W, it is a omega. So omega cross Sorry, R. omega. तो ये R इंटू मत बोलो, क्या बोलना चाहिए उसको? क्रॉस। तो ये मुझे पता है। अब मुझे पिक्चर में एक्सेलरेशन को लाना है, तो आपको पता है हम कैसे लाएंगे? बोलो कैसे लाएंगे? Differentiation. परफेक्ट। अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमको एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद द, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with the time। सो ये हो जाएगा dv by dt
इज इक्वल्स टू डी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। देखो रूल फ्रेंड्स, एक डिफरेंशिएशन का एक नया रूल है, मेरी बात ध्यान से सुन लो भैया। एक डिफरेंशिएशन का नया रूल है एंड द रूल इज डी डी एक्स ऑफ, अगर वाई जेड के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या होगा कि पहले एक टर्म आगे आ जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज रहेगा पहले का डिफरेंशिएशन, पहला आगे दूसरे का। Chain rule, sir. हाँ, इसको चेन रूल नहीं बोलते, इसको रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, चेन रूल इसको नहीं बोलते, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो एक टर्म एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, याद रह जाए, ऐसा सिंपल ही है। एक को ऐसे रखो एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? बीच में प्लस। इज इट Yes, ओके? sir. तो ये Sir. रूल आपको अप्लाई करना है, अभी अभी ये रूल अप्लाई करना है, तो करते हैं अप्लाई। चलो, तो अब ये dv बाई dt तो क्या लिख, मैं लेफ्ट हैंड साइड dv बाई dt तो क्या लिख दूं? मतलब अल्फा हो जाएगा। अरे अल्फा कैसे होगा भैया? Acceleration. अल्फा होगा या ये होगा, दैट इज ए, A. ए होगा ना भैया। Hmm. यस सर। ओमेगा को बाहर निकाल दो, ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करो, फिर पोजीशन वेक्टर को एज इट इज रखो और ओमेगा को डिफरेंशिएट करो। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पे ओमेगा है ना पहले है और आर बाद में है, तो दोनों टर्म में आपको पहले ओमेगा ही रखना है, आर को बाद में ही रखना है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्डर यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर बिकॉज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो जो पहले है उसको पहले रखो, जो बाद में है उसको बाद में रखो। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes. मुझे ये बताओ कि वेक्टर ए जो है दैट इज ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी क्या है, कोई बताएगा मुझे? डिफरेंस पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Velocity. that will be the velocity plus d ओमेगा बाई dt क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या मिलेगा आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular That acceleration. will be the Acceleration. angular acceleration. Can I say it is a alpha? सर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये रिलेशन तो मिल गया, बट उसको थोड़ा अच्छे से और मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ये रिलेशन तो मिल गया, बट थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Here from equation it is very clear that there are two components of there are two components of a linear acceleration. आप देख सकते हो कि लीनियर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें दो टर्म्स है। नंबर वन, एक तो जो है वो अल्फा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी है, एक जो है वो ओमेगा क्रॉस वी है, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, अल्फा क्रॉस आर है। अब टर्म पहले का जो है ना उसके बारे में सोचते हैं, नंबर वन के बारे में सोचते हैं। तो मैं उसका डायरेक्शन भी फाइंड करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वेलोसिटी, ये जो वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस वी है उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। बट वो फाइंड करने के लिए सोचो कि एक कोई पार्टिकल, देखो रोटेशनल बॉडी, जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसके एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन। तो ऐसा कोई एक पार्टिकल ध्यान में लेते हैं, कोई एक पार्टिकल को हम ध्यान में लेते हैं
तो वो करता है क्या, तो बोले सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये देखो कोई एक पार्टिकल को मैंने ध्यान में ले लिया और वो सोच लो, मान लो कि वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस हिसाब से वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो है ना वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सपोज ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट को मैं उसके सेंटर, सर्कुलर मोशन के सेंटर के साथ कनेक्ट करूंगा, तो ये मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, मुझे पोजीशन वेक्टर। करेक्ट। पोजीशन वेक्टर। चलो बराबर है भैया। यस सर। अरे हाँ क्या ना तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. अब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आपको पता है कि टेंजेंशियल होता है, बट कौन से डायरेक्शन, अंदर की तरफ ड्रॉ करूँ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखना। और ये हमारा रोटेशन ऐसे हो रहा है, बॉडी का रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा आएगा, ओमेगा वेक्टर ओमेगा का अपवर्ड। 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 हमको पता है कि अल्फा का डायरेक्शन भी क्या होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही होता है, तो अल्फा भी अपवर्ड है ऐसा मान सकते हैं। इज इट ओके फ्रेंड? यस सर। यस। ओके। अब मुझे है ना क्या करना है, मुझे ये ओमेगा क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ओमेगा क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड निकालो तो इट इज ओमेगा इंटू वी इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ कि वेक्टर ओमेगा ऊपर की साइड है, वेक्टर वी अंदर की साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। दोनों के बीच में एंगल कितना, देखो एक अच्छा मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन जेड है। तो मुझे सोच के बताओ कि देखो आप देख सकते हो कि ओमेगा वाई डायरेक्शन में है ओमेगा, और जो वी है ना वी वो अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एक वाई डायरेक्शन में है एक नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 45। अरे एक वाई डायरेक्शन में है एक जेड डायरेक्शन के पैरेलल है, तो वाई एंड जेड डायरेक्शन के बीच में एंगल 45 डिग्री होता है क्या? नो सर, नहीं होता है। अरे वो तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होता है, तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो कितना होगा? 90। क्या 180 होगा क्या परपेंडिकुलर? 90। 90 होगा। तो फ्रेंड्स ये साइन 90 तो क्या होता है? 1। 1। तो क्या ये ओमेगा वी हो जाएगा? यस सर। तो पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v ऑल्सो इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ आर ओमेगा स्क्वायर? यस सर। और इसको आप वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो, बिकॉज ओमेगा के बदले आप v बाई आर लिख दो, तो ये वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये वी स्क्वायर बाई आर भी हो जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया। अब मुझे है ना उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस वी। चलो तो राइट हैंड स्क्रू लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो राइट हैंड स्क्रू लॉ अप्लाई करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो आई कैप जे कैप के द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस वी, अब ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड सिस्टम अज्यूम किया हुआ है, तो ओमेगा कौन से डायरेक्शन में है? वाई। वाई का यूनिट वेक्टर क्या होगा? जी कैप। वाई का यूनिट वेक्टर क्या होगा? जी कैप। ठीक है। जे कैप क्रॉस। अब वी का डायरेक्शन क्या है, वी का डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप। माइनस के। माइनस के कैप। तो सोफी याद करो फ्रेंड्स, ये अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब माइनस के कैप। चलो यहाँ तक समझ में आया भैया? यस सर। यस सर। ये माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट ही है ये, तो जे क्रॉस के। फ्रेंड्स याद करो फिलोसॉफी, आई जे के आई। आई कैप। आई जे, तो जे के क्या होगा? आई अरे जे के आई, तो आगे तो माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? माइनस आई। माइनस आई। तो अब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे है
और आपको मिला ये जो v क्रॉस ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स पार्टिकल के लिए हम सब सोच रहे हैं, तो टुवर्ड्स क्या आएगा, ये पार्टिकल से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स क्या आएगा, एक्सिस मतलब सेंटर। towards the center of the circular path. Is that clear to you, friends? यस सर। Yes, sir. And that is Yes, why sir. omega cross v is known as a centripetal acceleration. ये towards the center है, और उसका मैग्नीट्यूड भी याद करो, वो v square by r ही है। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड था वही तो है ये। तो फ्रेंड यस सर। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट था ओमेगा क्रॉस वी, वो कौन सा वाला था, वो कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। चलो ये फर्स्ट की बात खत्म, अब किससे की, अब दूसरे की बात करते हैं। हाँ बोलो। ये सर ये z आपने नेगेटिव z बोला ना, वो इमेजिन नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब देखो आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, मोबाइल का स्क्रीन, उसको एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर लो मोबाइल का स्क्रीन, तो बाहर जो निकलेगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, अंदर जाएगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव z। हाँ तो खत्म बात। तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अंदर ही तो जा रहा है। यस सर, हो गया इमेजिन। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, थैंक यू सर। तो अब ये ओमेगा क्रॉस वी जो है ना, वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब दूसरा क्या है वो देख लेते हैं, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा जो है ना वो अल्फा क्रॉस आर है। तो पहले मैं ना उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो ये अल्फा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब दूसरे कंपोनेंट के बाद अल्फा आर साइन थीटा। तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्रॉस आर तो हो जाएगा अल्फा आर साइन थीटा। बट मुझे ये बताओ कि अल्फा का डायरेक्शन एंड आर का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90। तो क्या ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर हो जाएगा? यस सर। यस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब क्या करूंगा मैं, डायरेक्शन। अब उसका डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर। तो अब यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल ही है, देखो अल्फा ऊपर है आर नीचे है, तो 2 डायमेंशन ही है। तो यहाँ पे आई कैप जी कैप के बदले डायरेक्टली सोच सकते हो कि यू हैव टू पुट द स्क्रू परपेंडिकुलर टू द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय अल्फा एंड आर। तो अल्फा एंड आर का ही तो प्लेन है ये, और उसके परपेंडिकुलर स्क्रू प्लेस करो और उसको रोटेट करो। अल्फा क्रॉस आर फाइंड करना है, तो आपको अल्फा से आर की तरफ स्क्रू को रोटेट, मतलब ऐसे रोटेट करना है, ऐसे। अंदर जाएगा। राइट फिंगर को भी रोटेट कर सकते हो ऐसे। तो राइट हैंड फिंगर को अगर ऐसे रोटेट करोगे, राइट हैंड को एफ फिंगर, तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। या फिर स्क्रू को रोटेट करो, अगर फिंगर को नहीं मजा आता है तो वहां पे परपेंडिकुलर ऐसे आपका जो पेन है ना, उसको ऐसे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर रखो और ऐसे स्क्रू घुमाओ, तो स्क्रू अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो? Yes, sir. मतलब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन, ऐसा कह सकते हैं हम। वो पता नहीं चला वो टेंजेंट। हाँ, अंदर की तरफ गया, वो समझ में आया आपको? यस सर, वो आ गया। तो वो अंदर की तरफ जो जा रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है, आप देख सकते हो कौन सा डायरेक्शन है वो। ये पॉइंट यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे है, हाँ वेलोसिटी। पर क्या वो टेंजेंशियल है, ऐसा कह सकते हैं हम? यस सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो गया मतलब वो टेंजेंशियल, ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे, और यहाँ से अंदर की तरफ मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर। तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई दिस अल्फा क्रॉस आर इज नोन एज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब जाके पता चला कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल कर रहा है, अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रहा है, तो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फाइनली अब जाके मुझे पूरा रिजल्ट मिला। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? याद करो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
प्लस वेक्टर बी का प्लस 2ab cos थीटा। बट ये 2ab cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज क्यों सर? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? इनवर्ड। towards the center. और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एक 90। 90. हाँ 90. तो ये 90, तो cos 90 क्या होता है भैया? 0. तो थीटा। 0. तो दैट इज वाई यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना था मुझे, बट वो दोनों के बीच में एंगल तो 90 है, तो 2ab cos 90 तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो फ्रेंड्स अब अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, तो आपको दो चीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फिर अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वो दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करके उसका रूट निकालना है। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस Yes sir. अब चलो मेरा एक क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. 0। तो कौन सा वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन का? एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 करते हो तो हमारे जो लीनियर एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है उसमें से कौन सा 0 हो जाएगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। बट तो भी कौन सा कंपोनेंट बचेगा? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपिटल कंपोनेंट तो बचेगा ही बचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes यस sir. सर। तो मतलब फैन है, आपका फैन घर पे फैन है, तो वो कोई कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो फैन अभी जो कांस्टेंट स्पीड से जब तक घूम रहा है तब तक उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ऐसा कह सकते हैं। उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ऐसा कह सकते हैं हम? 0। सेंट्रीपेटल। नहीं, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर हमारा घर का फैन जो अभी जो रोटेट हो रहा है वो कोई कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, बट उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो भी 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes sir. तो ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया भैया? Yes sir. Yes, sir. सर एंगुलर एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है ना, तो वो पूरा नहीं, 0 एंगुलर कैसे? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट नहीं है भैया। किसके दो कंपोनेंट है देखो तो आप यहाँ पे। Linear acceleration है ना, simple acceleration. हाँ, इसको एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, उसके दो कंपोनेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो एक ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये जो कंपोनेंट है वो लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। Yes sir. ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, उसके दो कंपोनेंट भी हमने डिस्कस किए, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 17 भी डिस्कस कर लिया, वो एसक्यू कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर घूमने का रोटेशनल स्पीड जो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? तो फिर उसका एंगुलर फॉर द मोशन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, angular acceleration becomes 0 and hence the tangential component of the acceleration at becomes 0. However, the radial component ar, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आपको याद होगा कि रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑलवेज v² by r.
और क्वेश्चन नंबर 18 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज पहले से ही है। ये जो क्वेश्चन अभी मैं 19 कराने जा रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको पहले से ही है। चलो, derive the equation for the rotational motion with a constant angular acceleration। चलो पहले एक एंगुलर वर्ड को निकाल दो थोड़ी देर के लिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या किसी को याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? V is equal to V naught plus AT. तो द फर्स्ट वन इज अ v नॉट प्लस AT। Second, X is equal to UT. इसको अगर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं? v के बदले क्या आएगा? Angular Omega velocity is equal equal omega naught plus angular acceleration into time. चलो सेकंड वन, d इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये d इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा t स्क्वायर। एंड थर्ड नंबर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा, ए के बदले अल्फा, डी के बदले थीटा। अगर आपको याद है तो एक और फॉर्मूला था, d इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट प्लस बाई 2 इंटू टी, याद है आपको? यस सर। तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी। चलो, तो ये जो चार फॉर्मूला है, ये चारों की बात अब हम यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो कि कोई बॉडी है, उसका 0th इंस्टेंस पे उसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 0 है, एंड t इंस्टेंस के बाद उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है, बट एक्सिस फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ओमेगा नॉट एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो मतलब देखो सारे क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो क्या फिर मैं उसके बाद क्या मुझे वेक्टर की साइन करने की जरूरत पड़ेगी? सर कुछ एक ही डायरेक्शन में है तो क्या वेक्टर साइन करने का जरूरत रहेगा? तो फिर नहीं सर, नहीं। तो अब मैं है ना ये वेक्टर के साइन नहीं करूँ तो भी चलेगा, बिकॉज सारे क्वांटिटीज है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो दैट इज इंडिकेटिंग दैट नो नीड टू टेक वेक्टर साइन। चलो, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? तो बोले चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बट यहाँ पे मुझे एक्चुअल में तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, बट वो एवरेज वही इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, चाहे आप एवरेज एक्सेलरेशन लिखो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखो, वो सेम ही हो जाएगा। सो एवरेज की साइन भी करने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस ही हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? तो इट रिमाइंड्स अस व्हिच इक्वेशन? ये आपको कौन सा इक्वेशन रिमाइंड करा रहा है? V is equal to V naught plus AT वाला। अच्छा, चलो, वेरी गुड। So second thing,
देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। Here, as a angular acceleration is a constant, acceleration is a constant, we can say the angular displacement is equals to average angular velocity into the time interval. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2, दोनों का एवरेज निकाला इनटू टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? तो ये Yes. यस सर। याद दिलाता है हमको D is equal to V plus V naught by बाई 2 2 into इंटू T. टी। परफेक्ट। तो अब है ना, अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ओमेगा नॉट एज इट इज, और ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं? Omega naught plus ओमेगा नॉट alpha प्लस T. अल्फा टी। अपॉन 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा बाई 2, तो एक ही ओमेगा रहेगा और टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा हाफ अल्फा टी इंटू टी, तो अल्फा टी स्क्वायर। तो ये किसकी याद करा रहा है हमको? S is equal to V naught T plus half A T square. Perfect. So this is the equation number 2, this is the equation number 3. चलो अब है ना, ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल टू क्या होगा? Omega minus omega naught divided माइनस by ओमेगा alpha. 0 बाई अल्फा होगा। यस सर। Yes. तो अब ये जो वैल्यूज है ना वो इक्वेशन 2 के अंदर प्लेस करेंगे। तो इसका वैल्यू हम पुटिंग इट इनटू द इक्वेशन नंबर 2। तो अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा ऐसा, तो एक्स माइनस वाई, तो इसका क्या हो जाएगा? Omega square minus omega naught square divided by 2 alpha. 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 alpha theta. ये किसका याद दिलाता है हमको? D square minus V square V naught minus square V is naught square is equals equal to to 2AD. 2AS. तो फ्रेंड्स क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरी, यू कैन इजीली प्रिपेयर दिस थ्योरी। तो ये 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे और ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बट आज जो भी मैंने कराया वो आप अच्छे से पढ़ लेना। कल आपका एग्जाम है, कल के एग्जाम में आज का नहीं आएगा। क्या हमने चैप्टर नंबर 6 का फुल का एग्जाम ले लिया? फुल चैप्टर 6 का? Yes sir, 52 Yes, mark sir. का ले लिया. हाँ ले लिया। तो यस, तो कल जो आपका एग्जाम है वो चैप्टर नंबर 7 का आज का नहीं आएगा। आज तक जो भी मैंने कराया उसके बेस पे क्वेश्चन पेपर होगा। ओके फ्रेंड्स? Okay, sir. सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश्ड कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?